Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पाल वंश से संबंधित चर्चा के क्रम में देवपाल के पश्चात जितने भी परवर्ती पाल वंश शासक हुए उन सब के विषय में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ पाल शासन के क्या महत्व थे भारतीय इतिहास में, इसके विषय में भी देखेंगे। तो आइए प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि देवपाल 850 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद विग्रहपाल शासक बनता है। विग्रहपाल धार्मिक रुचि रखने वाला व्यक्ति था और वह धर्म में इतना आगे बढ़ गया कि संन्यास लेकर अपना राजगद्दी अपने पुत्र नारायणपाल को सौंप दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि विग्रहपाल धार्मिक रुचि वाला व्यक्ति था और वह प्रशासनिक और शासन से संबंधित तत्वों में ध्यान नहीं लगाता था। फिर नारायणपाल 854 ईस्वी में शासक बना और वह भी धार्मिक रुझान उसके अंदर भी था। फलतः इन दोनों शासकों के समय में पाल साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ और इसी समय हम देखते हैं कि प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार वंश के भोज और महेंद्रपाल शासक थे, इन दोनों शासकों ने पाल वंश के शासकों पर आक्रमण किया और विग्रहपाल और नारायणपाल दोनों को क्रमशः पराजित किया और उनके साम्राज्य को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। हम देखते हैं कि नारायणपाल के समय में मगध और उत्तर बंगाल पर भी महेंद्रपाल था, उसका गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक महेंद्रपाल का आधिपत्य हो गया था। लेकिन पुनः अपने प्रयत्नों से नारायणपाल ने मगध और उत्तर बंगाल पे आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहा। इस तरह 908 ईस्वी में नारायणपाल की मृत्यु हो जाती है और नारायणपाल के पश्चात 908 ईस्वी से लेकर 988 ईस्वी तक 3 शासक हुए। इन 80 वर्षों में 3 शासक हुए जिनका नाम क्रमशः है राज्यपाल, गोपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितीय। इस समय हम देखते हैं कि पाल साम्राज्य 2 भागों में बट गया था। एक पश्चिमी बंगाल जिस पे कम्बोजों का शासन स्थापित हो गया था और पूर्वी बंगाल जिस पर चंद्रवंशी शासक शासन कर रहे थे। एक समय तो ऐसा आया कि विग्रहपाल का जो साम्राज्य है वह बंगाल से भी पदच्युत कर दिया गया और वह बिहार के कुछ भागों पर अधिकार कर रहा था। तो इन्हीं समयों में महिपाल नामक पाल शासक का आगमन होता है और महिपाल देवपाल के बाद एक सुयोग्य शासक था जिसके प्रयास से हम देखते हैं कि पुनः पाल वंश की सत्ता को कुछ महत्ता प्राप्त हुई और साम्राज्य का भी विस्तार हुआ। हम देखते हैं कि जो महिपाल है इसके शासन के 9वें वर्ष का एक अभिलेख है बांधगढ़ का अभिलेख जो उत्तर बंगाल में से प्राप्त हुआ है। उससे पता चलता है कि महिपाल ने बंगाल से कम्बोजों को हटा दिया और उत्तरी दक्षिणी बिहार और फिर काशी तक के क्षेत्रों पे इसका आधिपत्य हो गया, क्योंकि उत्तर और दक्षिण बिहार में जो प्राप्त अभिलेख हैं और बनारस से जो काशी से प्राप्त अभिलेख हैं उसमें इसके सत्ता विस्तार का पता चलता है। एक अन्य जो लेख है सारनाथ का लेख जो 1026 ईस्वी का है, उसमें हम पाते हैं कि
वहाँ तक भी महिपाल का शासन था, क्योंकि यह अभिलेख महिपाल के समय का ही है। फिर एक अन्य तथ्य देखते हैं कि 1023 ईस्वी में चोल वंश का जो शासक है राजेंद्र चोल, वह महिपाल को पराजित करता है। तो इससे भी हमें यह पता चलता है कि महिपाल का शक्तिशाली शासक था और उसकी सत्ता बंगाल, बिहार और अन्य क्षेत्रों तक उसने अपनी सत्ता का विस्तार कर लिया था। इस तरह हम देखते हैं कि महिपाल 10वीं सदी के अंत तक, यानी कि अंत से 10वीं सदी के अंत से शासक बनता है और 11वीं सदी के कुछ वर्षों तक, जैसे 1038 ईस्वी तक शासन करता है। इस शासक के विषय में अगर हम देखें अभिलेखी साक्ष्य, तो उससे पता चलता है कि इसने अनेक मंदिरों, विहारों का निर्माण करवाया और बौद्ध धर्म को पुनः प्रतिष्ठा प्रदान कराया। इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी जयपाल 1039 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन करता है। फिर उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र विग्रहपाल तृतीय 1055 से 1070 ईस्वी तक शासन करता है। और विग्रहपाल तृतीय के मृत्यु के पश्चात उसके 3 उत्तराधिकारी रामपाल और सूरपाल और महिपाल द्वितीय, इन तीनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें महिपाल विजयी होता है और कुछ वर्षों तक शासन करता है। बाद में उसे एक महिष्य जनजाति के द्वारा हत्या कर दिया जाता है, तो रामपाल के अधीन सत्ता आ जाता है। और रामपाल संभवतः इस पाल वंश का, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पाल वंश का अंतिम शासक था, लेकिन हम कुछ अभिलेखी साक्ष्यों से देखते हैं कि 3 अन्य शासकों का नाम मिलता है, जिसमें कुमारपाल, गोपाल तृतीय और मदनपाल। 1100 मदनपाल का शासनकाल 1161 ईस्वी है। तो इस प्रकार कुछ इतिहासकारों के अनुसार और अभिलेखी साक्ष्यों के अनुसार संभवतः मदनपाल इस वंश का अंतिम शासक था। इस तरह 12वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में पाल वंश की जगह सेन वंश की स्थापना हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि देवपाल के बाद एक सुयोग्य शासक महिपाल हुआ, जिसकी योग्यता का कुछ वर्णन किया जा सकता है। उसके बाद से सभी शासकों का जो प्रदर्शन है निम्न स्तर का ही रहा। फिर भी पाल शासकों का जो साम्राज्य विस्तार से अगर अलग देखा जाए तो सांस्कृतिक, सामाजिक धरातल पे इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी के कारण पाल वंश का जो शासन है उसका महत्व भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि पाल वंश की स्थापना एक अराजकता भरे माहौल में हुआ और पूर्वी भारत में राजनीतिक स्थिरता देने का प्रयास पाल वंश के शासकों ने किया। पाल वंश के शासक 400 वर्षों तक शासन किए और इस कारण इस 400 वर्षों तक इन क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता का वातावरण रहा। फलतः प्रशासनिक सुविधा तो लोगों को मिली ही होगी, साथ साथ जब राजनीतिक स्थिरता अगर रहती है तो आर्थिक तत्वों को बल मिलता है। अगर राज तत्व एक वंश के अधीन अगर प्रशासन का पूर्ण रूप से विकास कर रहा हो तो आर्थिक तत्वों को बल मिलता है। यहाँ राजनीतिक स्थिरता का तात्पर्य इसी से है कि एक प्रशासक वर्ग, जो सक्षम प्रशासक वर्ग शासन कर रहा हो तो आर्थिक तत्वों को बल मिला, जो पाल सिक्कों से हमें पता चलता है। फिर जब आर्थिक और राजनीतिक प्रगति हो तो सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को भी बल मिलता है और साहित्य, कला इत्यादि का विकास होता है, जैसा कि हम पाल वंश के शासकों में भी ऐसा हम देखने को हमें मिलता है। पाल वंश के शासकों से बौद्ध धर्म को काफ़ी फायदा की मतलब को बौद्ध धर्म के पुनर्स्थापना में बहुत बल मिला, क्योंकि भारत से जहाँ एक तरफ बौद्ध धर्म समाप्त हो रहा था तो पाल वंश के शासकों ने इसे प्रश्रय दिया और उत्साही बौद्ध माता
नुआई रहे और इसी के कारण बौद्ध धर्म के विकास में इन शासकों का महत्वपूर्ण भूमिका हम देख सकते हैं। और बौद्ध धर्म के विद्वानों का के लिए बौद्ध धर्म के चैत्य, बौद्ध धर्म के मठों, विहारों इत्यादि के निर्माण में इन शासकों की भूमिका रही। पाल शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। इन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और ये स्वयं अपने बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, अतः बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ। पाल शासक स्वयं प्रबुद्ध शासक थे और विद्वान भी रहे और इसी के कारण जो पाल शासकों ने शिक्षा और साहित्य को भी प्रश्रय दिया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि सोमपुरी, उदंतपुरी या उदंतपुरी तथा विक्रमशिला के शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, जिसमें अगर हम देखें तो धर्मपाल ने विक्रमशिला, जो कि कालांतर में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना, की स्थापना की और यह पूर्व मध्यकाल में नालंदा के बाद एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बना, जिसमें हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में 3000 से अधिक विदेशी छात्र पढ़ते थे और इसमें ज़्यादातर तिब्बत के छात्र थे। और यहाँ व्याकरण, इतिहास, न्याय, तंत्र विद्या इत्यादि का अध्ययन किया जाता था, जिसमें हम देखते हैं कि दीपांकर नामक सर्वाधिक उल्लेखनीय विद्वान की चर्चा हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि रक्षित, विरोचन, ज्ञानपाद, ज्ञानश्री, रत्न, वज्र, अभयंकर आदि विद्वानों का उल्लेख हम देखते हैं। इस तरह इन क्षेत्रों में राजा और कुछ कुलीन वर्गों के द्वारा इस विद्यालय के खर्चा का वहन उठाया जाता था, खर्चा का उत्तरदायित्व उठाया जाता था और पाल शासकों ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय ही था जो 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ध्वस्त हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाल शासक शिक्षा, साहित्य, कला, प्रशासन और आर्थिक सभी क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और भारत के उस समय के जनजीवन, जो जन सामान्य के जीवन था, उसको उन्नत बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण